नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बंगाल चुनाव में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को जाने क्या क्या सुनना पड़ रहा है। वो शब्द सुनने पड़ रहे हैं जो वर्षों पहले उनसे कहे जाते थे। बीच में जब उन्होंने थोड़ा सा सबको टाइट करना शुरू किया तो लोग उन शब्दों से बचने लगे कि केस लिख जाएगा, मुकदमा लिख जाएगा। ऐसे में आज ममता बनर्जी के एक सांसद ने इतनी बुरी बेइज्जती की है मोदी और शाह की, मुझे नहीं लगता है कि वर्षों में ऐसी हुई होगी। क्या इसका कारण भी निशिकांत दुबे है? क्या इसका कारण भी वो सिंह साहब हैं जो मटन मास्टर बताए जाते हैं कि जब हम अपने शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं तो कोई न कोई तो आ जाता है जो हमारे शब्दों को याद दिला देता है। राकेश सर के पास पहुंचू उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप ये ना समझें कि आदरणीय डॉक्टर साहब कुछ अपनी बनावटी बातें कह रहे हैं, अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम बिना तथ्य के कोई खबर करते नहीं है, बिना तथ्य के कोई सबूतों के साथ आपके सामने आते नहीं। तो फिर पहले ये वीडियो देख लिया जाए, फिर हम आगे बातचीत करें। बोलते हैं आप मालदा के अंदर जो भी गड़बड़ी हुई है आपकी बी और सी टीम ने की, उसमें AIMIM का आदमी पकड़ा गया। हमारे पास तो प्रशासन है नहीं, इलेक्शन कमीशन ने सबको बदल दिया। और खास करके मैंने एक दिखाया भी था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जयंत कांत जो कि SSP बना के आपने मालदा में भेजा है, वो तो आपकी एक नेत्री जो इलेक्शन लड़ी थी पूर्णिया से, उसका पति है। उससे मिलजुल करके आपने सारी ये गड़बड़ियां की हैं। आप कह रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुरंत आपको अमित शाह को निकालना, बर्खास्त करना चाहिए। 12 साल से वो क्या कर रहा है? अंडे दे रहा है, आलू उबाल रहा है या आलू छील रहा है। 12 साल से इन्फिल्ट्रेशन आपकी सरकार है और आप इन्फिल्ट्रेशन रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो आपका निकम्मा है होम मिनिस्टर तड़ीपार अमित शाह। निकालिए उसको सबसे पहले। और डेमोग्राफी तो चेंज हो ही रही है। हमने तो प्रेस में भी जाकर के दिखा दिया उन नामों को जो आप बिहार से लाकर बंगाल के अंदर वोटर बना रहे हैं। जो असली वोटर है बंगाल के, उनको आप काट दे रहे हैं, और जो बिहार से हैं उनको लाला के आप डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं बंगाल की। ये तीनों में तो आपका ही हाथ है। झूठ बोलना बंद करिए मोदी जी, बहुत झूठ बोलते हैं आप। इस प्रकार से डेमोग्राफी बदल करके आप बंगाल को नहीं बदल सकते। प्रयास कर लीजिए जितना भी हो। हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय शेरनी है, आप डरते हैं उससे, आपको डर लगता है। अमित शाह को डर लगता है ममता बनर्जी से, क्योंकि वह 2029 में प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। वही एकमात्र हैं जिसने आपको नाको चने चबा के रखा हुआ है। इसलिए याद रखिएगा, मालदा की सब कारस्तानी बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है। दूसरा, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो वो अमित शाह के कारण से हो रहा है, निकालिए उसको, बर्खास्त कीजिए। और तीसरा, जो डेमोग्राफी बदल रही है वो बिहार के लोगों को लाकर आप बंगाल में वोटर बना रहे हैं। तुरंत इन सबों को रोकिए और झूठ बोलना बंद कीजिए। अच्छा नहीं लगता प्रधानमंत्री के मुंह से, आप बड़े हैं मुझसे। सर, पहला कमेंट चाहूंगा कि इस वीडियो के सुनने के बाद जो आपके दिल में पहली बात आई वो क्या थी? माइक सर म्यूट है। मेरे दिल में जो पहली बात आई वो ये आई है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का खौफ खत्म हो गया है। आम जनता से लेकर विपक्ष के नेता अब जिस तरह के बयान दे रहे हैं, सीधे नाम लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं, उससे यह समझ में आ गया है कि मोदी शाह इस वक्त अपने ढलान पर है। टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने बहुत दिनों बाद तड़ी पार शब्द का इस्तेमाल किया है। हम और आप तो नहीं करते आमतौर पर, लेकिन वो एक ऐतिहासिक सच्चाई है, दस्तावेजी सबूत है, प्रमाण है कि अमित शाह को तड़ी पार किया गया था, कोर्ट ने किया था। उस दाग से भले वे कानूनी तौर पर मुक्त हो गए हों कि उन पर जो आरोप थे उसमें से बरी हो गए, लेकिन इस तथ्य को तो कोई भी नहीं ठुकरा सकता, खारिज नहीं कर सकता कि अमित शाह कभी तड़ी पार रहे थे। उनके ऊपर बड़े बड़े गंभीर आरोप रहे हैं। कीर्ति आजाद ने जिस मसले पर
इतना तीखा बयान दिया है, उसमें पश्चिम बंगाल की जो वोटर लिस्ट है उसकी गड़बड़ियों का मामला है। मालदा में हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरह न्यायिक अधिकारियों को जनता ने या टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी करके रोका। एआईएमआईएम के एक नेता जो वकील साहब भी हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। कीर्ति आजाद जो कुछ कह रहे हैं वो इस वक्त मोदी की सरकार और उसके साथ साथ चुनाव आयोग के प्रति खुला आक्रोश है। ये छोटी बात नहीं है कि गिना कर एक एक चीज कीर्ति आजाद ने देश को, प्रधानमंत्री को, चुनाव आयोग को, अदालतों तक को यह बता दिया कि असल में गड़बड़ी कौन कर रहा है और कौन नकार रहा है। जैसे उन्होंने बात की घुसपैठिए की, इन्फिल्ट्रेशन की। यही बात तो हम और आप कितनी बार अपनी डिबेट में कर चुके हैं कि अगर 12 साल से आप सत्ता में हैं, आप 12 साल से सत्ता में हैं, तब भी अगर घुसपैठ हो रही है तो इससे बड़ी नाकामी क्या होगी भारत सरकार की, केंद्रीय गृह मंत्री की और खुद प्रधानमंत्री की। एक दशक बाद भी हर मंच से आप घुसपैठियों को रोकने का दावा कर रहे हैं। बहुत बुरा लगता है कि देश के गृह मंत्री के बारे में एक चुना हुआ सांसद ये कहे कि क्या अंडे छील रहे थे, आलू छील रहे थे, आलू उबाल रहे थे। प्रधानमंत्री से कहे कि इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए, फौरन बर्खास्त कर देना चाहिए, और साथ में प्रधानमंत्री को भी ये याद दिला दे कि आप बहुत झूठ बोलते हैं। अच्छा बताइए शिव कुमार जी, हम अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं, वे कमेंट करके जरूर बताएं कीर्ति आजाद ने जो कुछ कहा है उसमें क्या कोई तथ्य गलत है? नंबर 1, क्या मतदाता सूचियों की गड़बड़ी में बीजेपी और उसके सहयोगी नहीं पकड़े गए? नंबर 2, क्या 12 साल से घुसपैठ नहीं हो रही है, और अगर घुसपैठ हो रही है तो अमित शाह जिम्मेदार नहीं है क्या? नंबर 3, क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ नहीं बोलते हैं? संसद में भी झूठ बोलते हैं, आम सभाओं में झूठ बोलते हैं। ये तो प्रामाणिक सत्य है ना, इसमें कोई हम आरोप थोड़ी लगा रहे हैं। कीर्ति आजाद भी आरोप नहीं लगा रहे हैं, वे तो इस देश को सिर्फ ये याद दिला रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है उनके झूठों की, कहां तक गिनाते जाएंगे, हर दिन झूठ बोलते हैं। लेकिन इस वक्त कीर्ति आजाद का ये हमला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसके आखिर में वे एक ऐसी घंटी बजा गए हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडिया गठबंधन के लोगों की नींद भी उड़ गई होगी। कीर्ति आजाद ने आखिर में कहा कि 2029 में ममता बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी, बंदोपाध्याय बनर्जी दोनों कहा उन्होंने, वो बड़ा सरनेम है, उसी को शॉर्ट में बंदोपाध्याय को ही बनर्जी बोलते हैं, चट्टोपाध्याय को चटर्जी बोलते हैं। उन्होंने ये जो कह दिया कि ममता बनर्जी 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगी, वही एकमात्र हैं जो आपको चुनौती दे सकती हैं। इससे तो इंडिया गठबंधन के लोगों की नींद भी उड़ गई होगी। उसमें भी तो बहुत दावेदार हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, कोई भी हो जाएगा। अगर बहुमत मिला तो हर कोई दावेदारी करेगा, लेकिन एक मजबूत दावेदारी ममता बनर्जी ने भी पेश कर दी है। बंगाल के चुनाव में बीजेपी किस तरह परेशान है इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कीर्ति आजाद की टिप्पणी पर इतना जरूर कहना होगा कि उनका ये बयान अगर उन्हें अपमानित करने जैसा लगे मोदी शाह को, पता नहीं उनको, उनके पास कितनी सहन शक्ति है, कैसे इतना झूठ बोलने के बाद सहज बने रहते हैं, कैसे इतने बड़े पदों पर पहुंचने के बावजूद तड़ी पार जैसे शब्दों का इस्तेमाल सुनकर चुप रह जाते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन यह बात सही है कि कीर्ति आजाद ने मिट्टी पलीद कर दी आज अपने इस बयान से। जी शिव कुमार। सर, बयान और सवालों से इन लोगों पर असर नहीं पड़ता। ये बड़े मोटी चमड़ी के लोग हैं। आप रोज देख रहे हैं कि मधुकिश्वर कितने स्तर तक का सवाल खड़ा कर रही हैं। हम लोगों को बात करने में भी तौहीन लग रही है, शर्म आ रही है कि इन शब्दों पर हम क्या बात करें। कभी कभी तो लगता है कि हमारे देश की ही एपिस्टीन फाइल अगर चेक करा ली जाए, कई लोगों का
तो सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन सर हम मुद्दे पर ही रहते हैं। बंगाल में उपजी व्यवस्थाओं का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 24 घंटे में वोटर लिस्ट दो। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से कह रहा है कि आप हमारा फोन नहीं उठाते हो। खुद ही साबित कर रहा है कि चुनाव आयोग, सर्वोच्च अदालत की बात कर रहा हूं, खुद ही साबित कर रहा है सर्वोच्च अदालत के चुनाव आयोग और प्रशासन फेल है। इससे पहले ना जो डीजीपी थे ना चीफ सेक्रेटरी थे, वो किसी भी मामले में कोर्ट अदालत की तौहीन कर रहे थे। और फिर भी ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी वहां चुनाव नहीं ढंग से होने दे रही है, ईमानदारी से नहीं होने दे रही है। मुझे पता है कौन ये सब कर रहा है। तो ये सर दोहरा गेम आप थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। देखिए, ये गेम है सीधे सीधे बीजेपी और चुनाव आयोग का। आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही सारे घर के बदल डाले। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, अनगिनत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। इसके बाद अगर मालदा में न्यायिक अधिकारियों का घेराव होता है तो ममता बनर्जी कैसे जिम्मेदार हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट की पहली ही टिप्पणी पूरी तरह बाइस्ड थी, पक्षपाती थी। सीधे सीधे आप वहां की राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को दोष दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ही नहीं बची है। तो जिम्मेदार तो चुनाव आयोग था। अब कल का हम देख रहे हैं एक सुप्रीम कोर्ट का जो सीसीटीवी, जो उनका लाइव स्ट्रीमिंग होती है बहसों की, सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से कह रहा है कि आप तो टेलीफोन नहीं उठाते कलकत्ता उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का। अब बताइए, इस समय चीफ जस्टिस और डीजीपी तो चुनाव आयोग के हैं, ममता बनर्जी के थोड़े ही हैं। सर नए नियुक्त किए गए हैं। जब वो नए चुनाव आयोग की घोषणा हो गई है उसके बाद नए नियुक्त किए गए हैं। तो वही मैंने शुरू में कहा कि वे तो आयोग की पसंद के लोग हैं। हो सकता है इससे पहले वाले ममता बनर्जी की पसंद के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी हों, सभी राज्यों में होते हैं। चलिए, चुनाव के समय आपने बदल दिया, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मान लेते हैं कि वो आप जो हर बार आंकड़ा बताते हो कि 600 में से 533 अकेले बंगाल के अधिकारियों के तबादले हैं, जो भी आंकड़ा है वो। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को हड़का रहा था तो उसने ये क्यों नहीं कहा कि आप चुनाव आयोग के अधिकारी हैं? कहीं आप चुनाव आयोग के इशारे पर तो चीफ जस्टिस ऑफ पश्चिम बंगाल का फोन नहीं उठा रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि थोड़ा सा अपने ओहदे को नीचे ले आइए ताकि चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता जैसे साधारण लोग आपसे बात कर सकें। कितना बड़ा कटाक्ष है। ये नौबत आई क्यों है? ये नौबत इसलिए आई, अब मूल मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि बीजेपी को, मोदी और शाह को किसी भी सूरत में पश्चिम बंगाल चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए कुछ भी कर गुजरना पड़े, ममता बनर्जी को चुनाव हराना है। ये उनकी चुनौती है। उसके लिए आयोग बढ़ चढ़कर मदद कर ही रहा है। 60 लाख नाम हटा दिए, फिर सुनवाई शुरू हुई तो उसमें भी क्या कुछ हो रहा है दिखाई दे रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लोग किस तरह से मतदाता सूचियों के लिए फॉर्म ढो रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। और तो और भारतीय जनता पार्टी फ्री ट्रेनें चला रही है। हरियाणा में भी आपने देखा था, ट्रेन चली थी। वो कपिल सिब्बल ने सवाल किया था चुनाव आयोग से। उन्होंने दोबारा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने चुनाव आयोग से ये तथ्य मांगे कि मैं एक राज्यसभा का सांसद हूं और मैंने चुनाव आयोग से ये पूछा था कि चुनाव के दौरान हरियाणा से जो ट्रेनें गईं उनका भाड़ा किसने पे किया, बिल्कुल, वो किस पर्पज से गईं और जाने वाले लोग कौन थे। और तब तक अब खबर मिल रही है कि अब बंगाल के लिए महाराष्ट्र से आ रही हैं, दिल्ली से जा रही हैं, सब जगह से। तो ये खेल क्या है? ये खेल तो हमने केवल ग्राम पंचायत के चुनाव में सुनते थे, क्योंकि प्रधान के वोट गिने चुने होते थे। तो मान लीजिए, सपोज करो कोई व्यक्ति कासगंज का रहने वाला है, वो दिल्ली में काम करता है, तो उस गांव का प्रधान आता है, वो उन्हें किराया दे जाता है या गाड़ी भेज देता है। वो सुबह जाते हैं, दिन में वोट डालते हैं, अपना वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर विधायकी के चुनाव में भी इस तरीके से वोटर ले जाए जाएंगे तो फिर क्या मकसद और क्या
राजनीति की शुचिता बचेगी? क्या देखिए, उस संविधान का जो प्रारूप है जिस पर हम जिक्र करते हैं, संविधान तो रोज रौंदा जा रहा है, कल भी रौंदा रोज ही गया है कि जब लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति महोदय ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ आए हुए महाभियोग को रौंद दिया, जो संविधान के मुताबिक अगर उसमें नियमित सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं तो आप उसे रोक नहीं सकते हो, वो भले ही फ्लोर पे जाके फेल हो जाए। तो क्या कहेंगे सर? देखिए, ये पहले तो जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, आप सीधे अंदाजा लगा लीजिए ना कि बीजेपी चलवा रही है ना स्पेशल ट्रेन। क्या टीएमसी ने कहीं कहा? क्या किसी मीडिया संस्थान ने यह साबित किया कि तृणमूल कांग्रेस या वामपंथी पार्टियां स्पेशल ट्रेन चलवा रही हैं, उसमें मतदाता आएंगे वोट डालने? चलिए पश्चिम बंगाल छोड़ दीजिए, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम, वहां के लोग भी तो कहीं काम करते होंगे दूसरी जगहों पर, वहां के लिए ट्रेनें क्यों नहीं चल रही? सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के लोग ही क्यों इस तरह की विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करते हैं? मतदाता की जिम्मेदारी है, वो आए अपना वोट डाले, अगर उसका वोट वहां है उस राज्य में, तो इसका खर्चा कौन उठाएगा? आचार संहिता लगी हुई है। जो टीएन शेषन के बाद टीएन शेषन ने जो चुनाव आचार संहिता बनवाई थी, आज भी लागू है। उसमें यहां तक प्रावधान है कि आप अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने पड़ोस के मोहल्ले से ऑटो रिक्शा में भी, टेम्पो में, तांगे में भी वोटर को लेकर नहीं आ सकते। आचार संहिता का उल्लंघन है। जो प्रत्याशी वोटरों को ढोएगा वो संकट में आ जाएगा। जब आप अपने ही शहर में एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक या घर से वोटर को लेकर गाड़ी में बिठाकर नहीं ला सकते, तो ये स्पेशल ट्रेन चलेंगी, हजारों लोग बैठेंगे इन ट्रेन में, वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? आयोग को दिखाई नहीं देगा? ये सब इसलिए नहीं दिखाई देगा आयोग को कि उसके ऊपर मोदी और मोदी सरकार का वरद हस्त है। उन्होंने पूरी सुरक्षा दे रखी है कि तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पहले कानून से दे रखी थी, जो संवैधानिक प्रावधान लाकर कानून में संशोधन करके कि चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता, रिटायरमेंट के बाद नहीं हो सकता, आजीवन नहीं हो सकता। उसके बाद अभी संसद में भी अभयदान दे दिया, जिसका आपने जिक्र किया। 193 विपक्षी सांसदों के दस्तखत हैं इस महाभियोग पर, इस प्रस्ताव पर, लेकिन दोनों सदनों के मुखियाओं ने, सभापतियों ने विवेकाधिकार से, है उन्हें विवेकाधिकार, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र में संवैधानिक प्रावधान यह है कि अगर विपक्ष की इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी तादाद में विपक्ष के लोग किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, देश की कितने प्रतिशत आबादी के नुमाइंदे हैं विपक्ष के सांसद, यानी 140 करोड़ लोगों में से करोड़ों लोग चुनाव आयुक्तों पर, आयुक्त पर, मुख्य चुनाव आयुक्त पर अविश्वास जता रहे हैं, तो सदन में चर्चा तो होनी चाहिए, बहस होगी, तथ्य रखे जाएंगे, विपक्ष अपने तर्क देगा, विपक्ष अपने सबूतों के साथ बताएगा कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे हैं, उन्होंने कौन से गलत काम किए हैं। सत्ता पक्ष अपना तर्क रखे, लेकिन सत्ता पक्ष तो ऐसे बचाने पर उतर आया है मानो ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेता है, मानो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था न होकर बीजेपी का कोई घटक दल है, आरएसएस का कोई आनुषंगिक संगठन है। ज्ञानेश कुमार बीजेपी का कोई पन्ना प्रमुख है, मंडल अध्यक्ष है, संगठन महामंत्री है। क्यों बचाने चले आए? होने देते, सदन में बहस खारिज ही होता। हम सब जानते हैं आज की तारीख में दोनों सदनों में बीजेपी के पास बहुमत है। ओम बिरला के खिलाफ भी प्रस्ताव खारिज हुआ, ये भी हो जाता। लेकिन एक बार देश के सामने ये बहस तो होती कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कौन कौन से धतकर्म कर रहे हैं, उनकी अगुवाई में पिछले कई चुनाव में कौन कौन सी गड़बड़ियां हुई हैं, एसआईआर में क्या क्या गड़बड़ियां हैं। जब आप बहस ही नहीं होने देंगे तो देश के सामने संसद
और संसद के जरिए जो देश की आवाज है वो ही सामने नहीं आ पाई। तो अब इसका पूरा लुब्बो-लुभाव ये है, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस वक्त बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का टारगेट नंबर 1 पश्चिम बंगाल है। उन्हें इतनी चिंता बाकी राज्यों की नहीं है। बंगाल बड़ा राज्य है, सीटें भी ज्यादा हैं, वहां से लोकसभा की सीटें भी पर्याप्त है। इसलिए वे किसी भी तरह साम दाम दंड भेद, संविधान को बलाए ताक रखकर, आचार संहिता का बिल्कुल शीराजा बिखेर कर इस चुनाव को जीतना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें जो चुनौती मिल रही है, जैसा कि कीर्ति आजाद ने कहा ही है कि 2029 में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की दावेदार होंगी। इसलिए विधानसभा चुनाव में ही उन्हें हराकर उन्हें यहीं रोक दो, ताकि दिल्ली तक का उनका रास्ता पहले ही रुक जाए। जी शिव कुमार सर, ये वीडियो कल शाम का है, कीर्ति आजाद का और तृणमूल कांग्रेस का यानी टीएमसी के एक्स पर पोस्ट है। बहस नहीं हुई सर, रात को कोई प्राइम टाइम में कोई शो नहीं हुआ। इतना बड़ा आरोप, अगर कोई इतना बड़ा आरोप बीजेपी का नेता राहुल गांधी पर लगा देता, राहुल गांधी चोर हैं, राहुल गांधी झूठा हैं या कुछ भी XYZ, तो शायद टीवी के एंकरनियां स्क्रीन से बाहर कूद जाते और पूछते लोगों से बताइए, मैं 12 वर्ष से बता रहा था कि राहुल बिल्कुल झूठ बोलते हैं, मूर्ख आदमी है, झूठ बोलता है 24 घंटे, और आप मान नहीं रहे थे। आज तो फला सांसद ने भी कह दिया। तो सर, क्या इस पर कुछ बहस होगी, या फिर उनके सबसे खास मुख्यमंत्री ने जो कल शब्द प्रयोग किए हैं वो हम और आप तो यहां भी ले नहीं सकते शब्द। हमें शर्मिंदगी लगती है, क्योंकि उस पर भी नहीं हुई डिबेट। हमें देखते हैं तो हमें ये लगेगा कि हम किसी को गाली देने के हम अधिकारी कैसे हैं सार्वजनिक मंच पर, और उस पर भी कोई प्राइम टाइम शो नहीं हुआ। तो इस देश का क्या होगा? न संविधान का कोई फतवा होगा, न संविधान का जिक्र होगा, न संविधान की फिक्र होगी। और अगर अब इस महाभियोग आ भी जाता तो कम से कम चुनाव आयुक्त तो अपनी द्वारा जो परीक्षा पास रोज करते हैं उसका परिणाम तो जानते हैं। विपक्ष अपनी बात तो कहता कि इस वजह से ये परिणाम आ रहा है, इस वजह से ये हो रहा है। तो क्या, दोनों सवाल हैं सर और बड़ा गंभीर है, तो क्या बीजेपी ने ये सोचकर ये महाभियोग रोका कि काश कहीं ज्ञानेश कुमार ने अपनी छीजा लेदर सार्वजनिक मंच पर देख ली, जिसे पूरा विश्व देखेगा, तो आत्मा पलट गई तो बंगाल का तो चुनाव बिगड़ जाएगा, बंगाल का खेल बिगड़ जाएगा। भाई, आत्मा तो कभी किसी की पलट सकती है, इनकी नहीं पलटेगी। ये लोग बिना जमीर वाले लोग हैं, इनका जमीर जिंदा होता तो ये अब तक इस तरह के असंवैधानिक कामों को होने नहीं देते, अब तक सत्ता के गुलाम नहीं बने होते अगर इनका जमीर जिंदा होता। इसलिए इनकी आत्मा नहीं जागेगी। महाभियोग को तो सिर्फ इसलिए रोका गया है कि अगर उस पर 2-3 दिन भी सदन में चर्चा हो जाती तो पूरा देश बहुत सारी जानकारियों से एक बार फिर लवरेज हो जाता, लोगों को फिर याद आ जाती। वही मैं कह रहा था सर कि जो पूरा देश देखेगा बेइज्जत होते, तो फिर ज्ञानेश कुमार सोचने को मजबूर हो जाए कि ये क्या हुआ, हमने इनकी बात मानी और इन्होंने। आपने अभी किसी के लिए और कौरों के लिए कहा था मोटी खाल वाले, आयोग भी बहुत मोटी खाल का है, उनकी आत्मा नहीं जागती। लेकिन जिनकी आत्मा जाग सकती थी वो मुख्यधारा का तथाकथित मीडिया है, वो भी तो मरी हुई है आत्मा उनकी। हिमंता विश्व शर्मा ने जिस शब्द का प्रयोग किया, थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखिए कि कांग्रेस या विपक्ष शासित किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल वही शब्द वही वाक्य बोला होता, या आज जो सत्ता में नहीं अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस के किसी नेता ने, राहुल गांधी से तो उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ऐसी गाली वे दे सकते हैं। किसी ने भी, वो सुक्खू जो हिमाचल के मुख्यमंत्री, अगर उन्होंने ये शब्द बोला होता बीजेपी के किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता के लिए, तो क्या हो रहा होता, इसकी सिर्फ कल्पना मात्र करके आप सिहर जाएंगे। पूरे देश में बीजेपी तांडव कर रही होती, मुख्यधारा का मीडिया घूंसे मारकर स्क्रीन से बाहर आ गया होता,
सड़कों पर तांडव हो रहा होता है, लेकिन कोई बहस नहीं। कीर्ति आजाद के आरोपों पर कोई चर्चा नहीं। कीर्ति आजाद के आरोप तो चलिए राजनीतिक आरोप, मधु पूर्णिमा किश्वर तो बहुत गंभीर और व्यक्तिगत आरोप लगा रही हैं। कल तो उन्होंने पता नहीं उससे आगे का क्या क्या कह दिया है। यहां तक कह दिया है कि उनके शुभचिंतक उनसे कहते हैं कि हवाई जहाज मोड़ना बंद कर दो, वरना जैसा गुजरात के एक पूर्व मुख्यमंत्री का हुआ था वैसे ही हश्र तुम्हारा होगा। उस पर क्यों नहीं प्राइम टाइम डिबेट हो रही? उस पर क्यों कोई चर्चा नहीं कर रहा? तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कभी ऐसे मुद्दों की चर्चा नहीं करेगा। इसके लिए तो हम और आप हैं, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जनता को जो समझना वो समझे। हम फिर कह रहे हैं, कीर्ति आजाद ने जो आरोप लगाए हैं ये चुनौती दी है, सरकार जवाब दे। अमित शाह बहस करें, ट्वीट करें कि मैंने इतने घुसपैठिए रोके, इतने वापस भेज दिए बांग्लादेश या जहां से भी आए थे। वे बहस नहीं करते, वे सिर्फ नेहरू को गाली देते हैं। इसलिए अगर कीर्ति आजाद ने इतने खराब शब्दों में गृह मंत्री के लिए संबोधन दिया है, प्रधानमंत्री को सीधी चुनौती दी है कि अपने गृह मंत्री को बर्खास्त कर दें, ये नकारा है, निकम्मा है, ये घुसपैठ नहीं रोक पाया है, ये तड़ी पार रहा है, तो जरा सी भी नैतिक समझ होती, जरा सी भी नैतिकता बाकी होती तो बीजेपी की तरफ से जवाब तो आना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कोई जवाब नहीं आएगा। जी शिव कुमार। असल में सर उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है कि आप जवाब मत दो तो कुछ दिन में जो ये पैलर मीडिया नई बनी है ये भी थक जाती है, फिर तब तक नया मुद्दा आ जाता है, बात दब जाती है। अगर जवाब दे दोगे तो ये और धज्जियां उड़ाना शुरू कर देंगे। आपको मालूम है कि परसों प्रधानमंत्री जी का एक मिनट का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने जाने कितनी फाइल गिनाई, कश्मीर फाइल्स, केरलम फाइल्स और जाने क्या क्या। तो लोगों ने नीचे कमेंट लिख के पूछा कि साहब एपिस्टीन फाइल का भी नाम ले देते कि वो एपिस्टीन फाइल है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हम भी समझ लेते। तब नहीं कोई फर्क पड़ता, तो इन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन पर फर्क डालेगी वो जनता डालेगी। जनता कितनी देर लगा रही है ये जनता समझे। हमारा काम है खबरों का सटीक पूरा विश्लेषण करके आप तक तथ्य और सबूतों के साथ पहुंचाना। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।